मेरा नाम अंशिला है। मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थे। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर, वो समय आ ही गया जब मैं अपनी कुटिया जैसे घर से निकल कर महल की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर पल फूल के साथ एक कांटा भी होता है, ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छुपा हुआ है। इस बात का एहसास मुझे अपनी शादी के दूसरे दिन सुबह ही हुआ था। मैं मायके से बहुत देर से उठा करती थी। मेरे ससुराल में काफी मॉडर्न था। मुझे लगा कि अब मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक नंद। इसलिए मैं घोड़े बेचकर सो रही थी। अचानक किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, जैसे कोई भूचाल आया हो। मेरे पति अजय, वो भी घबरा कर उठ गए। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। अजय ने जल्दी से दरवाजा खोला, तब सामने मेरी ननद नीता खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास पहुंची और कहने आवाज देकर बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठी, मुझे मैके हाथ में बना नाश्ता करना है। मेरी सहेली अपनी भाभीियों के हाथ से नाश्ता करती है। अचानक हुई इस मामले में मैं घबरा गई। नीता पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वो नीता को डाल रही थी, नीता ये क्या बचपना है बेटा, अभी भाभी तो बहुत ही मीठा भी नहीं बनाया। तो नीता बोली, भाभी पहले मीठा बना लेंगे फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर वो बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है। सास और ननद ने के जाने के बाद मैंने अजय की तरफ मदद भरी नजरों से देखा। वो बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली, सुनिए मुझे नीता की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं उसे समझा लिया और मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर अजय हैरान हो गए। वो काफी सहमति आवाज से बोले, अंशला आज तो तुमने ऐसी बात कर ली, लेकिन दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी कुछ ना सुनो। नीता मुझे मेरे बच्चे जैसी, पिता की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद नीता के भाई की कोई भी बात मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मैके छोड़ाऊंगा, समझी? अजय की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता था क्या? मैं तरोताजा होकर किचन में चली गई थी, जहां नीता की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। वो अमर में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। वो अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी। वो उसे ये भी नहीं पता कि कोई नवेली दुल्हन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता। उसके मन में 100 तरह के सपने सजे हुए थे। खैर, फिर तो मुझे हर चीज की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में नीता की ही सिक्का चलता है। मैं भी अजय की खातिर नीता से प्यार मोहब्बत पेश आती थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी नहीं रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान के दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो नीता का लाड प्यार कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन से दूर रहेंगी तभी माँ बन पाएंगी। हम शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए थे, इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन अजय अपने वास्तव कार्यक्रम से इतना समय नहीं निकल पा रहा था कि हम हनीमून पे जा सके। मैंने पीछे पड़ी रहती तो मुस्कुरा कर टाल देते। आखिर में उन्होंने मेरी बात मान ली। वो बोले, हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश, सारा दिन तैयारी कर रही थी। रात के खाने के समय मेरी सास को बताया तो बोली, 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हो? माँ ये सुनकर नीता तो उछल ही पड़ी, बोली, वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियां भी घूमने गई हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने नीता को आंखें दिखाई, जबकि अजय मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, जरूर चलेगी गुड़िया। अब मेरे सब्र की इंतहा थी। आखिर में बोल ही पड़ी, नीता अपनी सहेलियों से पूछना तो क्या वो अपने भैया भाभी हनीमून खराब करने गई है या फैमिली टूर पर? नीता मेरी बात सुनकर रोने लगी। जब मैं डाइनिंग टेबल से उड़कर अपने कमरे में आ गई, मुझे अजय से बहुत डर लग रहा था कि वह अब मुझ पर चीखने चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कमरे में चुपचाप सोने के लिए लेट गए। यह सब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई। वह नीता मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएगी, लेकिन ये क्या? अजय ने मेरे मायके के गेट पर कार रोकर कहा, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टाफ आ गया है। अनजान बनकर उसके तरफ देखने लगी तो वो बोले, मैं, माँ और नीता ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ।
अब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वो शब्द नहीं थे, तीर थे। उन्होंने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। मैं सूजी हुई आंखें लेकर घर में दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 2-3 दिन के की शांति से बीते होंगे। कभी भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी। वो बेटी की वो कैसी परवरिश की है कि 2 साल भी ससुराल में टिक ना सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया, अच्छा अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं। मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफी दिन ठहर गई हो, तो अपनी भाभी के साथ काम में मदद कर लिया करो। मुझे उनका उसका बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। तो वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आ गए। 100 बातें सुनाकर चले जाते कि अचला तो अब अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर है उनकी इन्हीं बातों से। तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया, जबकि मीता मुझे वहां देखकर परेशान हो गई। वो बोली, भाभी अपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की, मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही होता है जो नीता कहती है। लेकिन मेरी सास ने नीता की कड़ी डांट में चुप करा दिया। जब अजय ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की थी बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मैके से जिंदगी का सबक सीख गई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसकी वजह से मैं नीता को खुश रखने लगी। मुझे इस तरह का नीता आगे पीछे घूमते देखकर अजय भी प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करती रहती, नहीं थकती थी। अजय भी बच्चे के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से ही नहीं थी। हम दोनों ने फिर से उधर नीता मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वो दिन भर अपने कमरे में रहती और हर वक्त सज धज कर रहती थी। 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने के लिए ठान ली। उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात यह थी कि मीरा किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था, ठीक ठाक कद, गहरा काला रंग और कपड़ों में भी वो गरीबी घर का नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं नीता की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी कि मैं सारे मामले का बहुत सजे मजे से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम को वो नीता को एक लिफाफे थमा के चला जाता। उसके बाद नीता कई घंटों तक अपने कमरे में बंद रहकर जाती। अब मैंने अपने पति को अपनी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया। इसलिए जब भी मैं अजय को एक साथ बैठते तो वो मैं उससे यही कहती कि नीता के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। ये उम्र में बलगाम होती है। आजकल तो जमाना ऐसा भी है। अजय मेरी बात में चिढ़ जाते, कहते जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी है। मैं मन ही मन उसकी बहन के ऊपर के भरोसे का खूब हंसती। अब पूरी तरह नीता की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने नीता को घर से में बहुत तैयार होकर बाहर निकलते देखा तो मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उसकी दूसरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से ये कहकर निकली कि वो अपनी सहेली गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वो एक शानदार कार में जा बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर सा लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी, आखिर नीता के हाथ इतनी बड़ी लॉटरी कैसे लग गई। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज जानने की कोशिश की थी। मैं उसका राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि नीता और इस रईस लड़के की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी। वो काला सा लड़का बस इस रसजादे का खत देने आता था। ये कैसे हो सकता है कि इस घर में ऐशोआराम की जिंदगी गुजारने के बाद दूसरे घर जाकर वो खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे उसकी कभी सजा न मिलती जो उसने मेरे साथ किया है। मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे ये तो मेरे लिए जन्नत थी कि फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी। मैंने अजय को स्पष्ट शब्दों से कह दिया था। मैंने अपनी आंखों से नीता को एक लड़के के साथ जाते देखा हुआ था। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर अजय के कानों में डालती गई। एक दिन वो रईस लड़का नीता से मिलने के लिए बाद गली में उसे छोड़ने के लिए आया। फिर दोनों कार में का गेट पकड़ कर बातें करने लगे थे। तभी मैंने अजय को फोन करके घर में बुला लिया और उनको उनके साथ छत पर ले गई। तब तक वो रईस लड़का जा चुका था। वो सांवले रंग का लड़के के साथ राकेश
को नजर आई। मैंने राकेश को कहा कि आप गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनो। उनका रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वो मेरे पीछे चले गए आए थे। नीता जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मैंने उनसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा, नीता, मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिक पोत दी है। वो हमेशा की तरह मुझ पर रौब झाड़ते हुए बोले, हाँ, मिलकर आई हूँ। उस लड़के से मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। इसी तरह मैं उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ, वो भी आपकी आंखों में धूल झोंक कर। जान लिया सब कुछ, अब खुश। लेकिन अब ये जान लो कि आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता दोगी तो वो आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। नीता की बातें सुनकर अजय गेट के पीछे निकल कर आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारा, नीता का चेहरा लाल कर दिया। मेरी सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई। अजय बोले, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते वो अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक झटके में ही हुआ था। अजय ने पंडित जी को बुला लिया और उस सावले लड़के को थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। वो सावले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले ही मैं उस सावले लड़के से घर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। चाहे वो इस उस रईस लड़के से मांग रहा था, लेकिन वो उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसका फायदा उठाते हुए उस लड़के का 1 लाख रुपए खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी, और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं ये सब ड्रामा जिसकी मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देखकर नीता हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, भैया मेरी बात सुनो, मैं एक दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। अजय को तो ये बात पर भी और गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन कितने लड़कों को जानती है। मेरी सास रो रो कर अलग कोहराम मचा रही थी। चलो, मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो गई और नीता का बुरा साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती। उससे शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब उसके साथ बुरा हो रहा है। वो तो लोगों के बर्तन मांझ मांझ कर पेट भरती होगी। नीता की इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह से टूट गई थी और शेरनी बन गई थी। अपनी सास के पूरे घर में काम करवाने लगी थी। इन्हीं दिनों में भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी दी। मैं माँ बनने वाली थी हूँ तो अजय ने दिल में बहन का गम निकाल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही सब तो मैं चाहती थी। नीता ने बिना वजह मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती थी। देखते देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब ये मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे थे तो कभी उन्हें उल्टी होने लगी थी। वो पूरा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई काम नहीं कर पाती थी। अब मेरी सास तो पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती थी। मैं सोचती थी कि अब वो ये सब नाटक कर रही हैं। डिलीवरी के पास आने के बाद मैंने अजय को अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी, तो कुछ सोचने के बाद मेरे पति ने मुझे परमिशन दे दी। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुंच गई थी। दुनिया की केवल माता ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने दिल से मेरा स्वागत किया। वो तो मुझे बेड से उतारकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी ने मुझे बिठाकर खिलाती थी, लेकिन वे अब बहाने बना के मुझसे काम करने को कहती थी। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली कि घर का पोछा झाड़ू कर दो, मुझे तुम्हारी डिलीवरी का आसान हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नजरों से माँ की तरफ देखा तो वो मुझे बेहद नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। तभी न जाने किस बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ी गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कब मुझे डॉक्टर के पास ले गए और कब इलाज शुरू हो गया। कई घंटों की बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर का हिस्सा अलग हो गया हो। मैं जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से अपनी माँ को आवाज लगाई और कहा, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी और रोने से मैं डर गई। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया, भगवान ने आपके बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब वो तो शायद आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। मैं झटपटा रही थी और जोर जोर से रोने लगी।
इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। फिर ये तो कि जैसे ही हुआ कि मैं होश आते ही चीखने लगती। मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैंने होश आते ही सास की आवाज़ सुनी। वो किसी का बेटा होने का पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी, तभी मुझे नीता की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत अपनी आंखों को खोल दी। मैंने देखा नीता का बेड पे मेरे बेड की पूरी तरह दूरी पर पड़ा था। वह एकदम खुशी से अपने बच्चों को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहां अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी के से मिलती थी, लेकिन नीता को तो वो एक बार फिर मुझसे जीत गई। मैं अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं नर्सों से नजर बचाकर अपने बेड से उतरकर नीता के बेड पास चली गई थी। मैं रो रही थी। नीता ने कहा, नीता, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वो गुमसुम हो गई थी, उसकी आंखों में नम हो गई थी। नीता बोली, भाभी आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाएं। मैं भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ दूं, ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाएं। आपसे मैंने कुछ भी किया, उसकी सजा मुझे मिलनी ही थी और मिली भी। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की और मेरे पति ने मेरी। वो हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। इसलिए मुझे मारता था, पीटता था, मुझे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को आप उसके अपराध की सजा जरूर मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था। जिंदगी सजा मुझे मिल गई, उसका अपराध मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार ही छीन लिया है और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी औलाद छीन ली, हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है, इसका ख्याल रखिए। इसने पेट के अल्सर हो गया है, खाया पिया हजम नहीं होता, उसे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप आपने सिर्फ मत ले, भगवान के लिए इस पर दया करें। 4 दिन की दुआ आपको लग जाए, भगवान आपको फिर से माँ बना दे। नीता की बातें सुनकर मैं कांपने लगी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने भगवान के बनाए इस संसार को अपने हाथों से लेने की कोशिश की थी। आपको इस अपना बदला लेती तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। मैंने भगवान से रो रो कर माफी मांगी और आज की अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल। धन्यवाद।